प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए कि पैसे की पावर है उसके पर व्यंग्य कर रहा है लिखे, उसकी बात को सुनिए कि पैसे का उपयोग आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, उस पर व्यंग्य किया जा रहा है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटा। कि एक व्यक्ति है, वो पैदल ही, उसके पास संसाधन नहीं है, वो पैदल ही अपने गंतव्य पर जाने के लिए जा रहा है। तो उसके पास से कोई गाड़ी निकलती है तो उसके मन में भी विचार आता है, व्यंग्य कर गया। वो धूल उड़ाती हुई भागती हुई गाड़ी उसके पास से गुजरेगी तो उसके मन में भी ऐसा विचार आएगा कि कहीं मेरे पास भी पैसे होते तो मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, मैं भी ऐसे ही चलता। तो पास से निकलने से ही, उस गाड़ी के निकलने से ही उस पैदल चलने वाले व्यक्ति के मन में व्यंग्य आ गया। तीसरी उपस्थिति हो गई कि देखिए कैसा मजाक उड़ाता हुआ मेरे पास से ये निकल गया है। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंदती, एक कठिन व्यंग्य की लीक सी ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में अंगुली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। कि ऐसा मेरे मन में विचार अपने आप ही उत्पन्न हो गया कि देखिए मोटर का महत्व ये होता है, पैसे की ताकत ऐसी होती है कि चंद समय में ही आपके पास से वो गुजर गई, आपको जाते हुए काफी समय लगेगा और तुम उससे वंचित हो, और ये सुविधाएं आपके पास में नहीं है। मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाँ, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। फिर क्या है, वो पैदल चलने वाला व्यक्ति है, वो स्वयं को कोसता है, फिर अपने माता पिता को कोसने लग जाता है कि कैसे घर में, कैसे माता पिता का मेरा यहाँ जन्म हुआ जिनके ये संसाधन नहीं है। क्यों न मैं मोटर वाले की यहाँ हुआ, क्यों न मैं ऐसे माता पिता मिलते जिनके पास में मोटर गाड़ियाँ होती। लेकिन कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है, इसके माध्यम से लेखक है वो इस प्रकार से व्यंग्य कर रहा है कि आवश्यकताएं हैं वो कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। जैसे देखिए, इस जो गाड़ी वाला था वो गाड़ी से लेकर के निकल गया, लेकिन उसके पास ऊपर से अगर कोई हवा जहाज या हेलीकॉप्टर लेकर के गुजरेगा तो फिर उसके मन में ऐसा विचार आ गया कि काश मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास भी क्या होना चाहिए था, जहाज होनी चाहिए थी। हवाई जहाज होती है, हेलीकॉप्टर होता तो मैं और जल्दी गंतव्य पर पहुंच जाता, और ज़्यादा सुविधाएं मेरे को मिल जाती। फिर देखिए, व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने संगों के प्रति कृतघ्न में तुच्छ बना दिया, अपनों में से हीन की भावना उत्पन्न कर दी, कृतघ्न कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर नाम मात्र के मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो पानी पानी। लेकिन देखिए, इतना वैभव है, इतना बाजार का आकर्षण है, लेकिन उसके सामने उस पैसे की शक्ति, उस बाजार का वैभव है, उस भगत जी के सामने सारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि उसका शक्ति है उस प्रकार ये करना कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कार्य है वो निर्धारित है, उसका लक्ष्य है वो निर्धारित है। तो वह क्या बल बल है जो इस तिखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिंगला देता है। तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस प्रकार के भाव उत्पन्न कर देती है? उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है कि ऊंचे लोगों की सोच है। जो लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, अपने आप को सुरक्षित कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादित है, क्योंकि इनमें अंतर क्या होता है, आत्मिक क्या होता है, धार्मिक क्या होता है, नैतिक क्या होता है। मुझे शब्दों से सरोकार नहीं, कि मेरे को इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, कि मैं ऐसा इतना ज्ञान भी मेरे पास में नहीं है कि इन शब्दों का मैं विश्लेषण कर सकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं। कि जहाँ ये जानने की इच्छा है, यहाँ ऐसा करने की जिज्ञासा है, उन वहाँ ऐसे कोई साधन ही नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। कि आवश्यकताएं हैं वो व्यक्ति को क्या कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। जिस प्रकार मनुष्य धन के नियंत्रण में आकर के अपने आप को पराजित सा महसूस करता है, उसी प्रकार चेतन व्यक्ति पर जड़ स्थिर करने की जो प्रवृत्ति है वही विजय प्राप्त करती है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। फिर लेखक है वो उस भगत जी पर वापस आ जाता है। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय 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 राम कहा।
उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, कि बाजार का आलोचना नहीं कर रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे, कि लोग ऐसी आशाएं रह रहे थे कि भगत जी हैं वो हमें नाम लेकर के संबोधित करें, हमें पहचाने, जैसे भगत जी प्रसिद्ध हैं वैसे हम भी प्रसिद्ध हों। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया, भी सबको नमस्कार स्वीकार किया और सबको नमस्कार किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, कि वो बाजार के आकर्षण को देख नहीं रहे हो, सब और उनका ध्यान था, लेकिन उस पर बाजार का वो आकर्षण है वो कोई भी किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, कि कोई भी वस्तु को देखा और उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए और आकर्षित हो गए, ऐसा उनका स्वभाव नहीं था। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं थी, कोई भी उठा पटक खिंचातान उनके व्यवहार में नहीं चल रही थी, और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति की बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। प्रसन्नता ही क्या होती है? कल्याण करने वाली होती है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख और तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं, कि सब तरफ देखते हुए, सबका अभिवादन लेते हुए उस आकर्षित बाजार से, उस चौराहे से वो गुजर जाते हैं और किसी भी वस्तु पर आकर्षित नहीं होते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, उनकी तरफ वो देखते जरूर है उनका, लेकिन उसके आकर्षण पर आकर्षित नहीं होते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसार की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ लिए और आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, कि बाजार में देखते ही नहीं है, लेकिन बाजार से आकर्षित भी नहीं होते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तु को लेकर के वो वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक वह तभी तक उपयोगी है जहाँ तक वह यहाँ जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, क्योंकि उनके लिए उस वस्तु का ही महत्व है, अन्य वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। तो उनके लिए वो वस्तु होते हुए भी न होने के बराबर है, क्योंकि उनको तो अपने लिए किस वस्तु का लक्ष्य निर्धारित है, जीरा खरीदना ही लक्ष्य है, और वो उसको खरीद करके ही वापस लौट आते हैं और उस भरे बाजार में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। ज़रूरत पर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का मंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चांदनी चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, उसको आकर्षित नहीं कर पाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया जाता है। कि भगत जी अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जाते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं और आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त करके वापस अपने गंतव्य पर चल देते हैं। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भी उसको भगत जी हैं ऐसा ही सोचते हैं कि इस प्रकार से चांदनी है, इस प्रकार से इस बाजार का आकर्षण है वो फलता फूलता रहे। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो उपयोगिता के अनुसार वस्तुओं को खरीदता है, तभी तो बाजार की उपयोगिता है, वरना बाजार की भी कोई उपयोगिता नहीं होगी। बिना उपयोग की अगर वस्तुएं लेकर के आते हैं तो वो व्यर्थ में ही बेकार जाती हैं, और जिनको आवश्यकता होती है उनको वस्तुएं मिल नहीं पाती हैं, तो आवश्यकता वाला तो बिना वस्तुओं की रह जाता है और बिना आवश्यकता वाला वस्तुएं धर करके खराब करता रहता है, तो उस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं होगी, उस बाजार की भी कोई उपयोगिता नहीं होगी। जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाश शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। वे बाजार के महत्व को क्या करते हैं? कम करते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारपन बढ़ाते हैं। बिना आवश्यकता के अगर कोई क्रय किया जाता है तो बाजारपन ही बढ़ता है, और
सही व्यक्ति तो वही होता है जो आवश्यकता के अनुसार बाजार से वस्तु खरीदता है, और जिनको आवश्यकता है उनको मिलते रहे, तभी बाजार की उपयोगिता है, नहीं तो बाजार की भी कोई उपयोगिता नहीं है। जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं, कि बिना आवश्यकता के अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका भाव है वो बाजार में बढ़ेगा, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो वस्तु कम होगी, तो बाजार भाव भी उसका बढ़ेगा, और छल कपट की प्रवृत्ति भी उससे ज़्यादा बढ़ेगी। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, कि सामाजिक जो रिश्ते हैं वो क्या हो जाते हैं, चीर चीर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाजार है वो उसका बाजारोपन बढ़ेगा, तो ग्राहक है वो ग्राहक की तरह ही उपस्थित होगा, और विक्रेता है वो विक्रेता की तरह ही व्यवहार करेगा, और आपसी संबंध है वो नष्ट हो जाएंगे, और बाजार का ही महत्व रह जाएगा। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की बा घात में हों, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, वो निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना, ओ विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, उसको अर्थशास्त्र कहा ही नहीं जा सकता, उसको तो अनर्थशास्त्र ही कहा जा सकता है। इसलिए बाजार की उपयोगिता है वो सार्थकता में है, उस वस्तुओं को खरीदने में है जिनकी आवश्यकता है। अब ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र कब बन जाता है? तो यहाँ ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र कब बन जाता है। तो ये प्रश्न कब कैसे बनेगा? जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह क्या है? नीति शास्त्र या अनर्थशास्त्र ही कहलाता है। तो यहाँ ऐसा प्रश्न का उत्तर यही बनेगा। तो आगे देखिए, जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कब बन जाता है, अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र कब बन जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, लेखक ने बाजार की असली कर्तार्थता किसमें बताई है? अभावग्रस्त अभाव जागृत करना, आवश्यकता के समय काम आना, अधिकाधिक धन कमाना, अनाप शनाप सामान खरीदना। तो आवश्यकता के समय काम आना बाजार की उपयोगिता है, वो आवश्यकता के अनुसार काम आने की ही है। फिर भगत जी ने कभी चूरन बेचकर छह आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए और अधिक कमाना ही नहीं चाहते थे। उनको जितनी आवश्यकता थी उन आवश्यकता के अनुसार ही वो कमाते थे, इसलिए उन्होंने कभी अधिक कमाने का सोचा ही नहीं। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? बाजार का जादू है वो आंखों के आकर्षण के रास्ते से काम करता है, कि बाजार का जादू आंखों के रास्ते आकर्षित हो जाता है, आंखों से आकर्षित होकर के बाजार से ग्राहक हैं वो अत्यधिक सामान खरीद लेते हैं। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी? लेखक ने उस समय कि हमारी आवश्यकताएं जब निर्धारित नहीं हो उस समय कभी भी बाजार नहीं जाना चाहिए। यहाँ लेखक ने खाली मन की बात की है। खाली मन का मतलब लक्ष्य निर्धारित नहीं हो कि हमें क्या खरीदना है बाजार में, उस समय बाजार कभी भी नहीं जाना चाहिए। चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि हमें ज़रूरत की ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए, जिन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है वो वस्तुएं कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। फिर देखिए अगला, पैसे की परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? कि पैसे देकर के ही बाजार में क्या किया जाता है, वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जितने अधिक पैसे खर्च करोगे उतनी अधिक वस्तुएं मिल जाएंगी, इसलिए ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, ज़्यादा पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, जो लोग बाजार को बाजारूपन बढ़ाते हैं उस उन्हें उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है? बाजार का मतलब क्या होता है? देखिए पहले तो ये कि बाजार का मतलब होता है आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदना, कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है उन वस्तुओं को हम क्या करें, खरीदें। और जो लोग बाजार के इस उद्देश्य में बाधा डालते हैं या आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं, अनावश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं और बेकार में ही धन का दुरुपयोग करते हैं, बाजार का शोषण करते हैं, वो न तो बाजार के लिए उपयोगी होता है और न ही उन खरीदने वालों के लिए ही नष्ट हो उपयोगी होता है, क्योंकि वो जिनको आवश्यकता है उनके लिए
वो कार्य खरीद करके, वो वस्तु खरीद करके अनुपयोगी कार्य करते हैं, उस वस्तु का उपयोग है वो नष्ट करते हैं। फिर देखिए, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय सबसे पहले तो हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम बाजार जा रहे हैं तो हमें क्या खरीदना है। फिर हम बाजार में अपनी पैसे की शक्ति का प्रयोग न करें, पैसे की शक्ति का प्रदर्शन न करें। हमें ज़रूरत है उस वस्तु को खरीदना है, जिस वस्तु की ज़रूरत नहीं है उस वस्तु को हमें कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। अब ये अगले प्रश्न हैं वो नहीं करने कॉपी में आपको, क्योंकि ये बड़े प्रश्न हैं तो इनको वैसे ही बता दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न देखिए, भास्कर में भा प्लस कर विसर्ग संधि है, पूर्व प्लस कार विसर्ग संधि है, नी प्लस सार विसर्ग संधि है, नी प्लस बल ऋतु है विसर्ग या विसर्ग ही लिखा जाए, नी प्लस जन विसर्ग संधि है, ब्रह प्लस पति और विसर्ग संधि है। तो इन सभी में क्या है, विसर्ग संधि है और इनको रे और से का ही विसर्ग होगा, तो रे और विसर्ग का क्या कर दिया जाएगा, लूप कर दिया जाएगा।